हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट्स की 1.1 और बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे जिससे आपको कोई भी बात दिक्कत भरी या चैलेंजिंग ना लगे, बहुत ही सरल लगे। खैर, एक छोटा सा सजेशन, ये वीडियो लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखिएगा सीरियल वाइज, जिससे मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तौर पर आपकी समझ में आए और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी छोटी छोटी बातें, कठिन से कठिन बातें मैं आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट का दिया है वो आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। अब उसी बेसिस पे हम यहां बात करते रहेंगे। ये थोड़ा सा छोटा हुआ लिखा है जो टाइप किया हुआ है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ये करीबन 9 यहां पर एक स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिनमें हमें पहचानना है कि कौन सा सेट्स है और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको मालूम है कि सेट्स आप किसे कहते थे? जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनको हम सेट कहेंगे। अगर कहीं पर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसे हम सेट्स नहीं कहेंगे। सिंपल, यही इसमें देखना और बताना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करने की कोशिश करता हूं जिससे आप आसानी से देख पाए। थोड़ा और कर देना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको लेके चलता हूं। पहली बात लिखी हुई है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जो साल के जो महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ये तो वेल डिफाइंड है। आप पता कर सकते हैं कि जनवरी है भाई। सेट अगर इसका बनाने जाएंगे जो दिख रहा है सिंपली, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं इधर, और अगर यहीं पे सेट की बात करूं बनाने की, तो आप समझ रहे हैं पहले वाले के लिए जो सेट्स होगा, मैं मंथ्स को एम लिख देता हूं। आप कैसे बना देंगे भाई? आप लिख देंगे जनवरी, फिर फरवरी में एफ आता है, छोड़ देंगे क्योंकि शुरुआत हमारी जे से होनी चाहिए। मार्च में एम आता है, शुरुआत में छोड़ देंगे। अप्रैल, मई, फिर जून, ये देखिए हम आसानी से पहचान पा रहे हैं। फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी ये सेट क्या रहा? ये क्लैरिटी के साथ जनवरी, जून, जुलाई का रहा। कोई भी बंदा इसको अगर करेगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसको यही महीने लेने पड़ेंगे। कोई पर्सनल चॉइस नहीं चल सकती, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट को लेता हूं, मैं थोड़ा समझाने में और ज्यादा डिटेल्ड में जाऊंगा जिससे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाए। नंबर 2 की बात करते हैं। पहला वाला सेट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये बेटा सेट नहीं है। क्यों ये सेट नहीं है? कि जब आप बात करते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो मोस्ट टैलेंटेड किस बेसिस पर है? क्योंकि हर बंदे के लिए वो टैलेंट डिफरेंट हो जाएगा, ये तो बताया नहीं है। हो सकता है वो राइटर बहुत अच्छी कहानियां लिखता हो, कोई दूसरा राइटर मोस्ट टैलेंटेड है कि वो पढ़ाई की किताबें अच्छी लिखता हो, कोई तीसरा राइटर हो सकता है जो कोई रोमांटिक स्टोरी अच्छा लिखता हो। तो किसको बेस्ट टैलेंटेड आप मान रहे हैं, ये फर्क हो जाएगा। हो सकता है मैं जो चूज करूं, अगला बंदा जो चूज करे वो कुछ और निकले। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होता है, चाहे मैं चूज करूं, चाहे आप चूज करें, चाहे आपके पापा चूज करें, चाहे मेरा दोस्त चूज करे। सब कोई जो भी चूज करे उसको वही चूज करना हो, तभी तो बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। नंबर 3 पॉइंट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं है। अगेन, जहां पे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट बेकार, ये बातें जब आती हैं तो मोस्ट में फिर वो पर्सनल चॉइस आ जाती है या वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहता। अब मोस्ट बैट्समैन के केस में हो सकता है कोई बंदा आपका दोस्त कहे कि भाई मैं मोस्ट टैलेंटेड उसको मानता हूं जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट मैचों में। कोई कहते नहीं मैं उसको अच्छा मानूंगा जो वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कोई कह देगा नहीं मैं उसको अच्छा मानूंगा जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारी हैं। कोई कह देगा नहीं मैं उसको अच्छा मानूंगा जिसका एवरेज स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो 50 पंचायत हो गई, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां पर क्लैरिटी हो, मैं तुम दोनों एक ही पॉइंट चूज करें, कोई कंफ्यूजन ना हो, वही बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये सेट नहीं रहा।
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बेटा सेट है। क्यों सेट है? आप हो या हम हैं, आपकी क्लास में जो लड़के हैं वो आपके और हमारे लिए एक ही हैं, है ना? तो उनको चूज करने में कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लड़के हैं उनका सेट बन जाएगा। दे आर सेट्स के सेगमेंट में फॉल कर रहे हैं। नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। क्यों सेट है? इसका सेट लिखा भी जा सकता है। भाई नेचुरल नंबर कह रहा है जो 100 से कम है। आप जानते हैं इस सेट का हिसाब किताब क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 लिखते जाएंगे और कहां तक चलेंगे बेटा? 99 तक, क्योंकि बोल रहा है लेस देन 100, और ये सभी के लिए एक ही आने वाला है रिजल्ट। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये हो जाएगा सेट। तो इसको मैं सेंटर में लेता हूं। आप बात को पकड़ पा रहे हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 मत लिखिएगा, लेस देन लिखा है तो 99 पे जाके रुक जाएंगे। खैर, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये सेट है। क्यों? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है किताब उसे ही तो सिलेक्ट करोगे। अगर मैं इस बुक को निकाल लूं और आपसे बोलूं कि भाई इसको लेना नहीं लेना, 12th की मैथमेटिक्स है, तो आपको मालूम ही है एनसीईआरटी 12th की मैथ्स है, इसको मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। सभी लोग यही बोलेंगे, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया भाई, समझ में आती है बात? ठीक है। नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब ये भी एकदम क्लियर है, और जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सेट फॉर्मेशन ही तो करेंगे। इसका सेट बनाने जाओगे तो क्या लिखोगे? दिस कलेक्शन ऑफ ऑल इवन, 2 4 6 8 ऐसे करके आप चलते चले जाओगे और सेट आपका बन जाएगा। पॉजिटिव मैंने लिखे हुए हैं इवन इंटीजर्स। नंबर 8 की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी सेट है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, वो कोई भी बंदा क्वेश्चन देख के वही फैसला लेगा कि हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन कि क्वेश्चन का चैप्टर नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये फिर नहीं रहा। जहां भी मोस्ट डेंजरस आ जाए, बेस्ट आ जाए, ये सब सेट नहीं हो सकते, क्योंकि मोस्ट डेंजरस किसे कहेंगे? हो सकता है मैं शेर को मानूं कि शेर बहुत डेंजरस होता है, वो एकदम देख ले तो शिकार करके मार के ही छोड़ेगा। हो सकता है दूसरा बंदा कहे नहीं नहीं मेरे लिए तो सांप बहुत डेंजरस है सर, सांप से बड़ा डर लगता है, वो एक बार काट ले तो मामला खत्म। हो सकता है कोई कह दे नहीं मुझे टाइगर से डर लगता है, कोई कह दे मुझे क्रोकोडाइल से डर लगता है, डेंजरस है। तो ये सारे डेंजरस एनिमल्स पक्के नहीं है कौन किसको डेंजरस आप मान रहे हैं, तो इस वजह से ये सेट नहीं होगा। तो जिन पे टिक लगा हुआ है, थोड़ा मैंने इसको इनलार्ज कर दिया था, वो सारे सेट हैं, और जिस पे क्रॉस लगा है वो सेट नहीं है। और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया जिससे कॉन्सेप्चुअली आप इस बात को अच्छे से पकड़ पाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या हमसे चाहता है। अगेन थोड़ा ये छोटा है तो मैं इसको जहां जहां पॉसिबिलिटी बनेगी मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर दूंगा, और हो सकता है शायद, और जहां पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी वहां हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट लेंगे। तो ये कहानी है, लिखा है लेट 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब क्रॉस किया हुआ है इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए ये जो सिंबल होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक अल्फाबेट है। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है? सेट थ्योरी में जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, तो ये होता है एलिमेंट और ये होता है सेट। तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू, मतलब कि x एलिमेंट a सेट में है। अगर है तो ये लिखोगे, और अगर नहीं है तो ये कट्टम का निशान लगाते हुए लिखते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर नहीं है। चलिए देखते हैं 5 में क्या लगाना है। तो पहले वाले में इसके अंदर 5 है, ये देखिए 5 है, तो पहले वाले के लिखोगे 5 बिलोंग्स टू a, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू a, a का मतलब a सेट है। तो नंबर 3 पे आ जाते हैं, बहुत ही सरल है ये। 0, क्या 0 इसमें बिलोंग करता है? तो 0 डज नॉट बिलोंग टू a। अब चौथे पे आ जाते हैं, चौथे पे 4 बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू a।
अब पांचवें पे आ जाते हैं, 2 बिलोंग करता है ए को, 2 इसके अंदर है ना, देखो ये है 2। और उसके बाद लास्ट वाला है छठा नंबर, वो कह रहा है 10 नहीं बिलोंग करता, तो डज नॉट बिलोंग टू ए। ये कहानी इसकी खत्म हो गई। मैंने खूब बड़ा बड़ा प्यार से लिख दिया जैसे आप इसको समझ पाएं। तो ये बड़ी आसान सी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातें जानिए, सारे सवाल लिखते चले जाएंगे। आइए करते हैं अगला सवाल। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और सवाल रहा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अभी काफी छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई ना पड़े, तो मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं जहां तक संभव है। बिल्कुल आराम से आपको दिखना चाहिए। तो ये काफी हद तक आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है, लिखा है एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं आपको मालूम है, ब्रैकेट को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। दिस ब्रेसेस का मतलब होता है दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से लेकर 7 के बीच है। कई बुक्स में इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की ही किताब में कई जगह अलग अलग लिखा रहता है, कई जगह ये है, कुछ बुक्स में मेरे पास जो है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक, तो उसी मैं इसके हिसाब से सवाल कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट्स आप लिखिए, या फिर पैटर्न कोई बन रहा है तो उस पैटर्न को लिखिए। एलिमेंट्स मेंशन करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिखते। यहां पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो लिखा ही हुआ है। तो इस सेट को आप क्या लिख सकते हैं, x इज एन इंटीजर और जो -3 और 7 के बीच है, तो इंटीजर है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका सेट बन जाएगा। और अगर किसी बुक में ये लिखा हुआ है तो आप -3 इंक्लूड कर लेना इसके अंदर, तो -3 से शुरू कर देना, कोई समस्या नहीं है। लिखने इंटीजर्स ही हैं क्योंकि ये इंटीजर यहां पर बोला गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका सेट बन जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में आपने मेंशन कर दिया। इसमें कई पार्ट थे, मैंने अलग अलग करके दिया जिससे बड़ा बड़ा आपको समझा सकूं। अब अगले पार्ट को चलते हैं, वो भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और आपके सामने लेके आता हूं। ये रहा क्वेश्चन, लिखा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अगेन वही चीज कर रहे हैं। बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर हमें 6 से छोटा चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन बोला है, तो 6 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो सेट हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बस खत्म हो गया, इसमें है ही क्या। अगला इसका पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में अब इसको ज्यादा बड़ा करना कितना संभव है मालूम नहीं, क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर निकल सकता है। खैर ऐसे देखते हैं हम लोग। अब इसमें जो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म, सी विद द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 कीवर्ड्स आ गए, 2 डिजिट का चाहिए, साथ में नेचुरल नंबर चाहिए। सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, और ऊपर से सम ऑफ द डिजिट कितनी चाहिए 8। तो शुरू कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात, सी लिखा। अब 2 डिजिट नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो लेना नहीं है, 10 से शुरू करेंगे डबल डिजिट, और 99 पे जाके रुक जाएंगे जो भी है। 10 से शुरू करोगे तो 8 आना है सम। तो पहला जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 17, 1 और 7। ये देखिए 7 और 1 को जोड़ोगे 8, ये 8 आ गया। उससे पहले जो भी चीजें लिखोगे 8 सम नहीं आएगा। उसके बाद 17 के बाद फिर चलोगे आगे तो अगला नंबर मिलेगा। अब यहां पे क्या है, घटेगा ही बढ़ेगा तभी तो 8 आएगा। तो यहां बढ़ते बढ़ते आप पहुंचोगे 26। 7 लगातार काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए शुरू में आप एक नंबर ले सकते थे 08, लेकिन 08 सिंगल डिजिट नंबर, इसको डबल डिजिट तो बोलते नहीं हो, तो ये तो आउट ऑफ पैटर्न हो गया। उसके बाद अगला नंबर आया 17, ये देखो 0 वाले को 1 बढ़ाया, 8 वाले को 1 घटाया। देखो इस तरीके से, वरना तो गिनती गिननी पड़ जाएगी। पैटर्न पकड़ो। तो 08 हमारा था नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट था,
डबल डिजिट में 0 में एक बढ़ाया, 8 में घटाया 17। अब इसमें एक बढ़ा रहे हो ना, तो ये 2 बढ़ाओ 1 घटाओ, इसको बढ़ाना है और इस वाले को घटाना है, तो ये 26 आ गया। फिर क्या करो, इसको 1 बढ़ाओ और 1 घटाओ, 1 बढ़ाओ 1 घटाओ। देख रहे हो, चाहे तो बढ़ा के लिख लो, घटा के लिख लो, और सरल हो जाएगा। जैसे 08 लिखा है तो पहले वाले नंबर को मैं लिख देता हूं बढ़ा बढ़ा के, 1 2 3 4 5, कहां तक जाना है, जहां तक भी जाना होगा। 6 लिख देता हूं, 7 लिख देता हूं, 8 भी लिख देता हूं। अब 8 के नीचे 9 लिख दोगे तो वैसे ही बाहर हो जाएगा 8 के सम से, यहीं तक। अब यहां सेकंड वाले को 8 से घटाना है, 7 6 5 4 3 2 1 0। देखो ये बैठ रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल बैठ रहा है, यही नंबर हो गया। आपको तो लिखने का तरीका सरल, पहला देखो 17 था, दूसरा 26 आ गया, तीसरा वाला 35 आ गया, उसके बाद 44 आ जाएगा, फिर 53 आ गया और 62 आ गया, फिर 71 आ गया और फिर 80 आ गया। अब इसके बाद अगर कोई नंबर लेते हो 8 के बाद 9, तो 9 खुद ही हो गया, तो सेकंड डिजिट भरोगे क्या, 8 से पहले ही हो गया है। तो ये मैंने क्यों तिकड़म बताई आपको, क्योंकि इन पैटर्न्स को, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूं जैसे आप देख पाओ, इन पैटर्न्स को सीखना जरूरी होता है। ये आगे मैथ्स में काम आएगी आपके लिए, जिसे तिकड़म बोल रहे हो या जो भी बोलो, इस पैटर्न को देखना सीखना जरूरी है। खैर, ये नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, ये आपको सेट्स बना देते हैं। अगली सेट की करते हैं बात। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म अगेन। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। खैर, तो यहां लिखा है कि x एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने से डिविजिबल हो, उनके फैक्टर ना हो, तो वो प्राइम नंबर हो गए। और 60 के डिवाइजर होने चाहिए, तो 60 के डिवाइजर के लिए 60 का कर लो पहले फैक्टर, अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो 60 का फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे, 2 से जा रहा है 30, 2 से जा रहा है 15, 3 से जा रहा है 5, 5 से जा रहा है 1, यानी 60 के जो फैक्टर आपने लिखे वो लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर प्राइम फैक्टर कौन कौन से, 2 पहला प्राइम फैक्टर है, 3 दूसरा और ये तीसरा, 4 तो होगा नहीं यहां पर। ये आपने पढ़ी थी ना क्लास 10th में या 10th में थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। ये किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे, रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। क्लास 10 में पढ़ी थी पहले चैप्टर में, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर d को लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, तो ये आपका सेट बन गया, ये आपका आंसर आ गया। बस अगले की बात करते हैं बेटा। अब इसमें इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा दिख रहा है, और देखते हैं ये स्क्रीन पर बेहतर तरीके से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। राइट द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म, हर में रोस्टर फॉर्म लिखना है। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हम जो अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उसका सेट बना रहे हैं। आपको मालूम है जब भी सेट बनाते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सीक्वेंस कि टी पहले लिख रहे हो कि आर बाद में लिख रहे हो। और कोई लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंगल बार लिखते हैं। तो मैं टी लिखता हूं पहले, तो सीधे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आर लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया। देखिए एन पे पहुंचे, फिर ये ओ नहीं लिखेंगे वाला क्योंकि ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करना है। फिर एम तो नहीं आया। फिर रही बात ई की, ई भी नहीं आया। फिर टी देखिए आ चुका है तो रिपीट नहीं करोगे। फिर रहा आर, तो आर आ चुका है, रिपीट नहीं करोगे। फिर लास्ट वाला वाई नहीं आया है। ये आपका सेट बन गया। क्या दिमाग में रखते हैं, अब इसको कोई ऐसा लिखे या इसको आप कुछ भी ऑर्डर लिख लो, दोनों सेट बराबर है, आर जी आई टी ओ एन ई एम वाई। कोई बच्चा अगर ऐसे भी लिख देगा तो टीचर साहब उसको गलत नहीं करेंगे। सीक्वेंस या सीरियल ऑफ लेटर ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी।
इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती सेट्स में। बस ध्यान क्या रखना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड लिख देते हैं, यही समझना बेहतर है। बाकी आप कभी लिख देंगे ना बड़े क्लासेस में तो कोई खतरा नहीं है, बस वो ये समझेगा बेवकूफ है। जिस काम को करने की आवश्यकता नहीं हो 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहे हैं। तो मैथ्स में तो स्मार्ट बच्चे रहते हैं, आप तो स्मार्ट हैं। आगे की बात करते हैं। नंबर 3 छठे पार्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम लोग। और आ गया लगता है, आ गया साहब। तो ये बात करते हैं कि F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बस फिर क्या है, समझ चुके हो तुम। पहला लिखो B, दूसरा लिखो E, T 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। फिर E आ चुका है, उसको भी छोड़ दो, बचा R, काम खत्म। दिस इज योर आंसर। तो इतने प्यारे ढंग से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, इसके भी कुछ पार्ट हैं तो थोड़ा बड़ा करते हुए चलेंगे हम लोग, और आगे से इसको बड़ा टाइप करने के लिए बोलेंगे, जिससे ये करना ना पड़े बार बार। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें हमसे ये क्या चाहते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट है, उसके फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दें। ये जनरल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मतलब इस कॉमन प्रॉपर्टी को शोते, या टिपिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वही सीख रहे हैं। ठीक, 3 चाहिए। किस फॉर्म में लिखा है इस समय ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट मेंशन करते हैं या पैटर्न को मेंशन करते हैं। तो लिखा है 3, 6, 9, 12। अब इस सेट को कोई मान लीजिए ए सेट कह देते हैं। तो इस सेट में पैटर्न ढूंढेंगे कि आखिर ये पैटर्न है क्या। तो हमें समझ में आ रहा है कि 3 को मल्टीप्लाई कर करके लिखा जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3, 3 4 जा 9। तो यहां पर लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू को क्या कर दो, लिमिट कर दो, 1 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है। बस ये सेट बन गया। जब तुम n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 3 दे देगा, 2 क्योंकि नेचुरल नंबर ही डालना है, 2 डालोगे तो 6 दे देगा, 3 डालोगे तो 9, और 4 डाल दोगे तो 12। ये जो मैंने लिखा है समझ रहे हो ना, स्मॉल n, ये स्मॉल n ये है, और कैपिटल N तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो आप समझते ही हो, नेचुरल नंबर तो जरूर पहचानते होगे। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, जैसे कि 1 2 3 4, और बाकी आप समझदार हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इस तरह से मेंशन कर देंगे तो हमारा देखिए काम बन जाता है। इसको मैं ऐसे थोड़ा कर देता हूं, अलग कलर भी दिखने लगेगा। ये कहानी हो गई, इसकी बात पकड़ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 पर इसके। तो पार्ट नंबर 2 को भी बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी हो इसलिए, वरना पता लगा आंख और गड़ानी पड़ रही है तो कोई मतलब नहीं है। रेड कलर ही लेंगे, चलो ये वाला लेते हैं, थोड़ा रेड से अलग लग रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इसके पैटर्न को फिर हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो यहां पर देखते हैं 2 4 8 16 32 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखा कि ये 2 की पावर, अगर 2 की पावर में 1 रखूं तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 रखो तो 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 रखो तो 8 आ रहा है। इस तरीके से मैं पहचान गया कि ये जो पैटर्न है, यानी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो इस तरह बिहेव कर रही है। पकड़ में आ गई बात। जैसे ही पकड़ में आ गई, इसको कोई भी सेट कह दीजिए, सपोज करिए बी कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये n क्या है, ये स्मॉल n है, ये स्मॉल n है। ठीक, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको एंड n की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। कहां से शुरू किए थे, 1 से, और कहां तक गए हो, 5 तक।
बस देखो सेट बन गया। ये किस फॉर्म में लिख दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू भी आपने साथ में डाल दी कंडीशन, और ये रिजल्ट आप लिख पाएंगे आराम से। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना, ये कैसे होता है? जब आप थोड़ा दिमाग चलाना शुरू करते हैं। जिनका चलता है उनके लिए तो अच्छी बात, जिनका थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हर आदमी को किसी फील्ड में आसानी से कुछ कर लेता है और किसी फील्ड में थोड़ी मुश्किल होती है। अब मुझसे कहो गाना गाओ तो मैं बहुत बेसुरा गाता हूं, तो जो सिंगर है वो कहेगा अरे अरविंद सर तो फिस हैं इसमें बिल्कुल। तो इस तरह बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई बच्चा बहुत तेजी से सवाल लगा रहा है, कोई थोड़ी सी दिक्कत में लगा रहा है, तो दिक्कत में लगा रहा, कोई टेंशन नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम इतना तो कर ही लेंगे कि आपका काम हो जाए। खैर चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। ये आगे इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा भाई, तो जिससे कि हम इसको आसानी से प्यार से पढ़ पाएं। अब फिर इसमें क्या किया? पैटर्न ढूंढो भाई। कॉमन प्रॉपर्टी 5, 25, 125 एकदम पहचान में आ रही है। क्या आप पहचान पा रहे हैं? 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 होती है 25, 5 की पावर 3 होती है 125 और 5 की पावर 4 होती है 625। ये देखिए हमने कॉमन प्रॉपर्टी पहचान ली कि ये चीज बदलने से, ये इसी को n बोल देंगे, इसको बदलने से हमारा काम हो जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, इसको लिख दो, एक सी सेट ले लो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, ये जो लिखा है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। और इसी से बात नहीं बनेगी, अगर यहां लिख के छोड़ दोगे तो उसका मतलब क्या? 4 के बाद फिर 5 भी आ रहा है और 5 का आंसर तो 625 के अलावा हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बाउंड कर देंगे स्मॉल n को, एंड लिख दीजिए। कहां से शुरू करना है? 1 से, और कहां तक जाना है? 4 तक। बस ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने, बिल्कुल आराम से, कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। खैर अगली बात देखते हैं क्या, इसको भी बड़ा करो भाई जल्दी से। तो ये देखिए यहां पर इसको लेके आ गए और अपना दिखाई पड़ रहा होगा शानदार तरीके से। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 2, 4, 6 और गाड़ी चलती चली जा रही है। अब दिख रहा है कि इसका क्या पैटर्न है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ये ऑड नंबर्स हैं, इवन ऑड नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव इवन नंबर हैं, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं क्या? एक ले लीजिए d और लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। लिखना हो तो नेचुरल नंबर लिख दो, इवन नंबर तो है ही, इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लिखने से क्या फायदा हो जाएगा? नेचुरल नंबर लिखने से यह फायदा हो जाएगा कि -2 नहीं ले पाएंगे फिर आप। भाई हम लोग इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2, 4, 6, 8 बढ़िया है। अब अगर आप नेचुरल नंबर नहीं लिखते, x इज एन इवन नंबर लिख देते, सपोज, बात समझना मेरी, अगर आप ये स्टेटमेंट पास करते कि सर मैं ये लिख देता हूं, एक डी डैश लेता हूं, द सेट ऑफ ऑल x इज एन इवन नंबर, तो ये बात कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि कोई बच्चा ये भी कह सकता था कि भाई -2 भी इसमें शामिल कर लेंगे क्या? क्योंकि इवन नंबर लिखो 2 से डिवाइड होता है, -4 शामिल कर लो, -6 शामिल कर लो। तो ये चीज इंक्लूड ना हो, इसके लिए हमने क्या लगा दिया यहां पर? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, इसी में इवन ढूंढना है। बात खत्म हो गई। ले देंगे और भी तरीके से लिख सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, जिससे आप उसके माइन्यूट डिटेल्स पकड़ पाएं। और जो देखिए सवाल जो हम लोग कर रहे हैं पहले चैप्टर में वो तो सीखे ही सीखे, लेकिन मैथ्स किस तरह आगे बढ़ती है, दिमाग का पैटर्न, सोचने का पैटर्न उस तरह डेवलप भी करते जाइए। 11th की शुरुआत एकदम कर रहे हैं हम लोग, तो अगर वो पैटर्न आप डेवलप करते चले जाएंगे तो मैथमेटिक्स को मजा लेने लगेंगे आप, क्योंकि वो पैटर्न पकड़ लेंगे। यही साइंस में यही तो होता है। साइंस में पूरा खेल ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न का है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो फिजिक्स हो।
खैर आगे बढ़ते हैं पंचायत कम करते हुए। तो ये नंबर 4 जो था ये घटना घट गई। अब आगे देखते हैं, नंबर 5 भी है इसमें, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहां लेके आते हैं। अब इस सवाल में हम देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वही काम कर रहे हैं, 1 4 9। अब ध्यान से देखा कि इसमें पैटर्न क्या है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। कई बच्चे समझ लिए, कई बच्चे ढूंढ रहे हैं। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर देखिए 1 है, फिर क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 3 का स्क्वायर 9 है, और इस तरीके से लिखते लिखते ये 10 का स्क्वायर 100 है। ये पैटर्न देखिए यहां पर है। क्या चीज कॉमन प्रॉपर्टी है, स्क्वायर। बदल क्या रहा है 1 2 3 4, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 बदल रहा है, इसी को स्मॉल n कह देंगे, हमारा काम बन जाएगा। मतलब एक हमने ABCD तक शायद ले लिया था, E ले लेते हैं एक सेट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, यहां से n स्क्वायर लिख दीजिए आप, और इसको क्या कह दीजिए, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, 1 से लेके 10 तक। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आपने लगाई दी, आप इसको लिख भी दो, चलो 1 से लेकर 10 तक। ठीक, अगर यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको अगर ये भी लिख दें कि n इज इक्वल टू 10, तो भी ये सही है। क्यों? क्योंकि आपने लॉक कर दिया पहले वाले से कि नेचुरल नंबर ही लेना, यानी 1 से छोटा ले ही नहीं सकते हैं, तो शुरुआत 1 से करनी है। अगर इतने की जगह ये भी लिख दोगे तो भी एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। लेकिन मैं लिख रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। बात पकड़ में आ रही होगी क्या बोल रहे हैं। तो ये इसकी 5वें नंबर की कहानी हो जाती है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और देखिए ये सवाल क्या हमसे बोलता है। 5वें नंबर का है, लिखा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब ये ऑल द एलिमेंट्स का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए आप। यही तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है। और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं कि आपका दिमाग चले। फॉर्म, तो यहां पर रोस्टर से सेट बिल्डर, इससे पहले वाला सवाल क्या था, सेट रोस्टर लिखा हुआ था और सेट बिल्डर बनाना था। अब सेट बिल्डर लिखा हुआ है, रोस्टर बनाना है, बिल्कुल बना लेंगे। आइए, लिखा ए एक्स, इसको पढ़ते कैसे मैंने समझाया था। इस ब्रेसेस का मतलब होता है, पिछले लेक्चर में समझाया है, द सेट ऑफ ऑल, फिर ये एक्स आ गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स, और ये कोलन का मतलब होता है सच दैट। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ऑड है और नेचुरल नंबर भी है, तो 1 से शुरू करो, 1 3 5 7, इसी तरह की गाड़ी चलती चली जाएगी। इसके बाद 3 डॉट लगा के काम खत्म कर दो। ये पैटर्न बन गया। ये एलिमेंट्स मेंशन कर दीजिए, पैटर्न मेंशन कर दिया है, जो दिखाता है कि ये रोस्टर फॉर्म में आपने लिख दिया है। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। अगले पार्ट पे चलते हैं, 5वें नंबर के। ये रहा अगला पार्ट, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें देखने में कोई परेशानी नहीं आए। तो यहां पर इसको रोकता हूं और देखता हूं क्या है। तो वही फॉलोइंग सेट्स, एलिमेंट्स मेंशन करना, बी लिखा दी सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, -1 से लेकर 9/2 के बीच। ध्यान रखिएगा, नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करोगे तो -12 यहां हो गया, 9/2 यानी ये कितना होता है 4.5, 4.5 ये होता है -0.5, आपको समझाने के लिए। इसके बीच में नंबर लाइन है तो भरे हैं नंबर, भाई कहीं भी 0 भी आ रहा होगा और बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में। लेकिन हमें कौन से नंबर पिकअप करने हैं, जो इंटीजर हो। तो इसके बीच में इंटीजर आएगा कौन कौन सा, -0.5 से आगे चलोगे तो पहला इंटीजर क्या मिलेगा आपको इसमें, 0 की तरफ। आप बताइए, नंबर 2 पर है तो इसके बाद पहला इंटीजर आपको क्या मिलेगा। क्या मैं -1 लिख दूं, -1 नहीं, -1 इधर होगा, -1 फिर -0.5 और अगला मिलेगा 0,
क्योंकि इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं है। फिर 0 के बाद अगला क्या मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा 2, फिर क्या मिलेगा 3 और फिर क्या मिलेगा 4, फिर 4.5 और अगला 5 इसके बाहर चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं? तो हमारे हाथ में क्या इंटीजर्स आ गए 0 1 2 3 4। तो जो सेट बनेगा बी, वो बी सेट क्या होगा 0 1 2 3 4। ये देखिए, क्या आप समझ, मैंने नंबर लाइन इसलिए बना दी कि आप फील कर पाए, पकड़ पाए कि -12 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो जो भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो, वो इंटीजर कौन कौन से शामिल हैं। -1 तो इससे बाहर है, हमें तो उसके बीच लेना था, इसके बीच लेना है, जो कुछ भी लेना है वो मिला 0 1 2 3 4। 4 इससे छोटा था तो ले लिया, अगला 5 आएगा इससे बाहर तो इसको रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं। बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसका सेकंड अगला पार्ट देखते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा छोटा नजर आ रहा है मुझे, तो ठीक है ये अब आप देख पाएंगे। तो इसको थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं, कटेगा नहीं वैसे कैमरे में। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यहां पर बात करते हैं। लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है। तो 4 से छोटा चाहिए हमको नंबर। अब ये कई फंक्शन पढ़ने होते हैं, लेकिन वो फंक्शन की तरफ न जाते हुए मैं सिंपल सी बात करता हूं कि किसी का भी स्क्वायर करो इंटीजर का, वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो सपोज करिए हमने किया -3 का स्क्वायर, तो ये नंबर कितना आ गया 9। ये तो 4 से छोटा है नहीं, तो -3 छोड़ना पड़ेगा। फिर -4 अगर ले लोगे तो ये तो और बड़ा है, 16 आ जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें -3 से -2 की तरफ आना पड़ेगा। -2 का स्क्वायर किया तुमने, 4 आ गया, ये ट्रू है, इसके लिए इक्वल टू आ गया है। फिर -2 के बाद -1 इंटीजर लेना है ना, तो ये 1 आ गया, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो -1 -2, अब इस तरह आप 0 भी ले सकते हैं, ये भी एक इंटीजर है जो 4 से छोटा है। 0 के ऊपर आपने 1 लिया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, जो कि 4 से छोटी है, ट्रू। फिर इसके बाद 2 लिया तो 2 का स्क्वायर किया विच इज ऑल्सो 4, ये इक्वल टू होना चाहिए यहां 4, ये भी ट्रू है। अब आप जैसे ही 3 लोगे वो आ जाएगा 9, दिस इज नॉट ट्रू। तो हमारे पास सेट्स क्या क्या बन गए, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें फॉल किए, ये देखिए, ये फॉल किया, 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 बाकी सब रिजेक्टेड है। तो यहां पर जो सेट आप बनाएंगे वो सी का सेट क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं -2 -1 0 1 और 2। ध्यान से देख लीजिए, दिमाग में पूरी बात आनी चाहिए, इसलिए आराम से एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आप गहराई तक समझें और पैटर्न को समझें, मैथमेटिक्स कैसे डील की जाती है। खैर, ये आपने समझ लिया होगा। इसका अगला पार्ट होगा, उसकी तरफ चलते हैं। ये रहा अगला पार्ट, इसको भी बड़े करने की आवश्यकता लग रही है जिससे आप आसानी से इसको देख पाएं। ठीक है, हो गया काम भर का, फर्स्ट क्लास बड़ा। रेड कलर का लेते हैं पेन। लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या है द सेट, एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये क्या पूछ रहा है, रिपीट नहीं करना बस हमको। तो मैंने डी लिख दिया, एल लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, और फिर हम एल का रिपीटिशन आ रहा है नहीं लेंगे, लॉया या जो भी बनना था हो गया। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने हैं तो लिख देना एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। ये ध्यान रखना अपने को, बस रिपीट हमको नहीं करना है, बस बाकी तो समझ में आ ही रही है बात हमको। ठीक है, अगले 4th पार्ट था, 5th पार्ट की तरफ चलेंगे। ये 5th पार्ट पे इसको भी हमको बड़ा करना होगा, और ये रहा 5वां पार्ट। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ई है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जिस महीने में 31 दिन नहीं होते, 12 महीने होते हैं आप जानते हैं। जैन से स्टार्ट करो तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, पूरे लिख देता हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने मैंने लिख दिए। अब आपको इसमें पाए जाने वाले दिन पता ही है, जनवरी 31 दिन की होती है, वो काउंट करते थे ना ऐसे बचपन में हम लोग, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जो ऊपर पड़ते हैं ये उंगली वाली गांठ पे, हाइक पे, उसमें 31 दिन होते थे, ऐसे याद कर रखा था। और इसमें तो 28 या 29 दिन होंगे, 28 या 29। मार्च में आपको क्या मिलेगा, फिर से 31 दिन मिल जाएंगे, तो इसमें मिलेंगे 31, अप्रैल में मिलेंगे 30 दिन, मई में आ जाएंगे तो 31 दिन, जून में आ जाएंगे तो फिर 30 दिन, जुलाई में 31 दिन मिलेंगे, अगस्त में फिर से 31 दिन मिलेंगे, और सितंबर में 30, 31 और 30 और 31। ये दिनों की संख्या है, नंबर ऑफ डेज, आपको याद भी होंगे और बिल्कुल पता होगा। तो जिसके अंदर 31 दिन नहीं है, तो किसके किसके पास 31 दिन नहीं है, ये देखिए, इसके पास नहीं है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके, ये सेट के मेंबर हो गए। तो कौन कौन से लिखे जा सकते हैं, अगर मैं ई बना रहा हूं तो इसमें लिख दीजिए फरवरी, फिर उसके बाद चला गया अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, फिर जून के बाद आ जाइए सितंबर, फिर नवंबर, और ये 5 महीने आप देख पा रहे हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये सेट बन गया। दिस इज योर आंसर। बस मैंने जबरदस्ती ये खींचा कि जिससे आपको बिल्कुल स्पष्टता हो, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। खैर, ये कुछ और कहानी आती है, इसको भी करेंगे, देखते हैं स्क्रीन पर आ पाया या बाहर निकल गया है। तो अभी इससे बड़ा करना ठीक नहीं है, तो यहां पर इसको पकड़ते हैं, लिखा है F, लिखा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। k से पहले वाले जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं A, E, I, O, U। इसके अलावा सारे कंसोनेंट्स, तो कंसोनेंट्स, बाकी कंसोनेंट्स ऐसे लिख देते हैं, बाकी बचे हुए। आप एग्जाम में मत लिख देना है बाकी बचे हुए, आपको समझाने के लिए लिखा है बस, ठीक है। अब के से पहले जो जो आते हैं, अगर आपको आप पकड़ नहीं पाते हैं तो ABCD लिख डालिए यहां पर, A, B, C, D, E, F। स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में एलिमेंट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, वरना आप इसको कहीं और ना पकड़ लें, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग कैपिटल लेटर सेट के लिए यूज करते हैं। ये एलिमेंट अभी लिखना होगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। बस अब K के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, K भी नहीं, इसके पहले वाले देखने हैं हमको। तो कौन कौन से इसमें वॉवेल्स थे वो पकड़ लेते हैं, उसको आउट कर देंगे। A, E, I, O, U, ये 3 तो लुढ़क गए A चला गया, E चला गया और I चला गया। O, U बेचारे पढ़े ही नहीं तो उनके तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो F क्या रहा हमारे पास, तो जो बचे हुए हैं वो कंसोनेंट है, तो आप लिख दोगे B, C, D, F, G, H और ये रहा J। तो देखिए ये पूरा मैंने खोल के समझा दिया कि कहीं से आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। तो B, C, D, F, G, H, J और ये बाकी आप समझ ही रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा एकदम सुपर एक्सप्लेनेशन है। अब अगला देखते हैं कि हमारे पास अगला ये 6ठा नंबर का सवाल है जो कि मैच कराएगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, देखूं क्या स्थिति है, थोड़ा सा और गुंजाइश लगती है, यही इससे ज़्यादा ठीक नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं कौन किसका जोड़ीदार है, ऐसा पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 6 मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। थोड़ा नीचे भी कर लेना बेहतर होगा, कैमरे में कट ना रहा हो। रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो बेसिकली पूरी कहानी इन्होंने यही सिखाने की कोशिश की है कि बेसिक फॉर्म आप समझ जाएं कौन किससे लिंक कर रहा है। तो 1 2 3 6, अब यहां पे पढ़िए कि ये कहानी किससे मैच करती है।
x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्या ये इससे मैच करती है? नहीं करती, क्योंकि प्राइम नंबर ये है ही नहीं। 3 मतलब 6 के तो फैक्टर हो रहे हैं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर ना, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 वो नेचुरल नंबर है और साथ में डिवाइजर ऑफ 6 है। तो इसकी मैचिंग किससे हो गई? इसकी मैचिंग हो गई इस वाले से, यानी पहले की मैचिंग सी से हो गई। कलर बदल लेते हैं जिससे आप फर्क कर पाए। नंबर 2 पढ़ते हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 की किसके मैचिंग हो गई? प्राइम वाले से। भी हम लोगों ने देखा था ना ये कि x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर भी है, डिवाइजर ऑफ 6 भी है। अगली बात करते हैं MATH, मैथमेटिक्स की कहानी नजर आती है। तो ये D वाला ऑप्शन देखिए, ये इससे मैच कर गया है, क्योंकि बाकी तो मिलेगा नहीं। x इज ए लेटर ऑफ वर्ड, मैथमेटिक्स रिपीट नहीं है। फिर अगले में आ जाते हैं 1 3 5 7 9। तो ये लिखा, यही बचा है वैसे, x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये कहानी B से हो जाती है। यानी मैं क्लियरली से लिख दूं, 1 का हुआ था C, 2 का हुआ है A, फिर 3 की कहानी हुई है D से। क्यों हुई आप समझ पाए हैं। फिर नंबर 4 और इसकी कहानी हुई है B से। तो ये B तक कहानी हो जाती है। और यही सवाल इतने ही थे इस एक्सरसाइज में जो करने थे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने चीज़ों को आसानी करके, आसान में मेरा पूरा जोर 2 बातों पर है। एक तो आपको सरल से सरल भाषा का उपयोग करूं, आसान, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो, मेरा पूरा एफर्ट रहेगा एकदम मक्खन बना के, हलवा बना के पेश करूं, जिससे आपको आसानी लगे, मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आने लगे। दूसरा, जो पैटर्न मैथ्स का होता है सीखने का, सोचने का, वो पैटर्न भी दिमाग में डेवलप हो, क्योंकि उसी से आप फिर सोचना शुरू कर देंगे अंदर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और लर्निंग से भरा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएं, परत दर परत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।